हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, आज वर्णमाला की हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास ज़रूर देखें। आज दूसरी क्लास है, हम आज वर्णमाला में पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था व्यंजन के बारे में और हमारी अगली हेडिंग थी व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। व्यंजन को आधा कैसे लिखते हैं, यहीं से हमारी अगली क्लास शुरू होनी है। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ये क्लास हर किसी के लिए है जिनका सिलेबस हिंदी है, तो वो सभी इस क्लास को ले सकते हैं और अपने हिंदी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम शुरू करते हैं। हमने कल व्यंजन तक पढ़ा था और व्यंजन को आधा लिखने का तरीका हमारी अगली हेडिंग थी, तो हमारी अगली हेडिंग होने वाली है क्या, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। ठीक है साथी, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। हमारी हेडिंग थी व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो साथियों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका हमने बात किया था। हमने बताया था कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33। अब सही, 33 व्यंजन होते हैं जिनको हम 3 खंड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीन खंड में पढ़ें जो होंगे 2 + 9 + 22, जिसको हमने 3 तरह से डिवाइड किया है, 2, 9 और 22। ये जो दो हैं जो खड़ी पाई पार करते हैं। ये दो ऐसे व्यंजन हैं, लिखेंगे, ये दो ऐसे व्यंजन हैं जो क्या करते हैं, खड़ी पाई पार करते हैं, जो खड़ी पाई पार करते हैं। अगर आपको खड़ी पाई का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इधर कॉर्नर में देख लीजिए, ये खड़ी पाई होती है और ये इसके ऊपर की शिरो रेखा जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, शिरो रेखा। इसे शिरो रेखा बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। खड़ी पाई, ठीक है साथी, याद रखेंगे। वे कौन से व्यंजन हैं जो खड़ी पाई पार करते हैं, क है और एक फ। क और फ। 9 ऐसे व्यंजन हैं जो घुमावदार या जिसे लोटनी कहते हैं। लोटनी हो या घुमावदार, इसे घुमावदार कहते हैं। लोटनी के घुमावदार। ये वर्ण कौन कौन से हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं। ये कौन कौन से हैं, इसमें आ जाएगा ड, अण, छ, ढ, टे है, टे सॉरी टे आ जाएगा। टे की बात करते हैं, टे, टे, ठे, इसके बाद आ जाएगा डे, ढे, द, र, है। इतने वर्ण हैं, जो ये वर्ण कितने हैं, 9 है। ये लोटनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, लोटनी के घुमावदार है। आप नीचे देख सकते हैं, ये लोटनी के घुमावदार। और 22 जो है जो खड़ी पाई पार करते हैं। ये 22 व्यंजन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो खड़ी पाई नहीं पार करते, जो खड़ी पाई नहीं पार करते हैं, जो खड़ी पाई नहीं पार। अब हम समझेंगे जो खड़ी पाई पार करते हैं उनको कैसे आधा लिखा जाता है। जो खड़ी पाई पार करते हैं उनको आधा लिखने के लिए, खड़ी पाई जैसे हमने लिखा क, खड़ी पाई के बाद जो भी लिखना है वो नहीं लिखेंगे। खड़ी पाई के बाद जो भी आएगा उसको हम हटा देंगे। जैसे ये, इसको आधा ऐसे लिखेंगे, फ को आधा ऐसे लिखेंगे। खड़ी पाई 2 ही वर्ण है पार कर जो करते हैं, उसको आधा हम ऐसे लिख सकते हैं। खड़ी पाई के बाद नहीं लिखेंगे, वहीं तक स्टॉप करते हैं। और जो लोटनी और घुमावदार हैं उसको आधा लिखने के लिए हम नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे, ड को हमें अगर आधा लिखना है तो नीचे हलंत लगा देंगे, ह को आधा हमें अगर लिखना है तो इसे हलंत लगा के लिखेंगे। इससे पता चलता है कि ये वर्ण क्या है, आधा है। अगर ट को आधा लिखेंगे, ट को आधा लिखेंगे तो हलंत लगा के लिखेंगे। अब जो खड़ी पाई पार करते हैं उसके लिए अगले पेज में बताते हैं। जो 22 वर्ण है, जो 22 वर्ण है, ये क्या है, खड़ी पाई पार करते हैं। खड़ी पाई पार नहीं करते, सॉरी, हम पार करते बार बोल रहे हैं। खड़ी पाई पार नहीं करते हैं।
खड़ी पाई पार नहीं करते हैं। इसके व्यंजन जैसे हम लिख लेते हैं, कौन कौन से व्यंजन है, जैसे इसमें आएगा ख, ख के बाद ग, घ, च, ज, छ। उसके बाद आएगा अण, त, थ, ध, त, थ, ध, न, प। इसके बाद आएगा ब, भ, म, भ, म। आएगा य, र, ल, य, ल, व, श, श, श। एक अइये छूट गया था, अइये भी आएगा। ये कितने वर्ड हैं? टोटल 22 हैं। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं कितने हो गए कि नहीं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये टोटल 22 वर्ड है। इनको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा दिया जाता है। इनको आधा लिखने के लिए इनको आधा लिखने के लिए क्या किया जाता है? खड़ी पाई हटा दिया जाता है। खड़ी पाई हटा दिया जाता है। याद रखेंगे, हटा दिया जाता है। जैसे कैसे लिखेंगे इन वर्डों को, कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। हमने लिखा जैसे हमें ख को आधा लिखना है, तो हमें ख को आधा लिखने के लिए ऐसे ही करेंगे। ख हो गया, उसके बाद ग हो गया, उसके बाद घ हो गया, ये घ हो गया, आधा च हो गया, केवल छ हो गया। खड़ी पाई को, केवल खड़ी पाई को हटा दें। ठीक है। जैसे हमें ख्याल लिखना है, कोई शब्द बनाना है, तो आधा ख या ल, ये हो गया ख्याल। ठीक है साथी, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब हमारी अगली हेडिंग होने वाली है स्वरों का वर्गीकरण। हम अगली हेडिंग बनाएंगे साथी स्वरों का वर्गीकरण। स्टार मार्क करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण। हमारी हेडिंग है स्वरों का वर्गीकरण। सबसे नंबर 1 पे हेडिंग बनाएंगे, मात्रा के आधार पर हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। सबसे नंबर 1 हेडिंग, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 3 भाग? आइए देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। नंबर 1, जिसे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, कई नाम है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, जिसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 2 है जैसे दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 पे आएगा प्लुत स्वर। क्या? इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर जिसे छोटा एक मात्रिक स्वर है, ये कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 4। कुल संख्या कितनी है? कुल स्वर 4 कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1 पे आएगा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद ऋषि। ठीक है। दीर्घ स्वर जिसे बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या इसकी कितनी है? 7। कौन कौन से हैं इसमें? आइए देखते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ई ए ओ, उसके बाद औ। ये 7 हैं। ठीक है साथी। और प्लुत स्वर में आइए प्लुत स्वर भी देख लेते हैं एक नज़र में। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से कुछ अधिक मात्रा लगती है। ठीक है। इसके उच्चारण में दीर्घ से कुछ अधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में दीर्घ से कुछ अधिक समय लगता है। ठीक है साथी।
हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण सबसे नंबर 1 पे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1 पे आता है ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर या छोटा स्वर भी एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर। नंबर 3 पे आता है प्लुत स्वर। लघु स्वर उस स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे लघु स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है, अ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, लघु स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें कुल 7 वर्ण है, छोटे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर उस स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ से कुछ अधिक समय लगे। जैसे हमने कहा राम, आम, वैसे जोर से बोलते हैं ना, ओम, 3 गुना समय लगे, 3 गुना, इसमें 1 गुना, 2 गुना, इसमें 3 गुना समय लगे, जिसे कहते हैं राम, ओम। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे राम, 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 मतलब खींचे जैसे बोलते हैं, वही एक प्रकार है। ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की, लघु स्वर की मात्रा, लघु स्वर की दर्शन चिन्ह जो होता है, दर्शन चिन्ह, दर्शन चिन्ह, लघु स्वर का दर्शन चिन्ह क्या होता है, एक खड़ी पाई होती है, खड़ी डंडी होती है। दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह क्या होता है, जिसकी मात्रा 2 होती है, ये होता है। और प्लुत स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ठीक है साथी, ये इसका दर्शन चिन्ह ये है, इसका दर्शन चिन्ह ये है। क्योंकि दीर्घ स्वर में जैसे आ है, अ प्लस अ से मिलके बनता है, क्या मिलता है, ऐसे अ मिलता है, इसकी एक पाई मिलके क्या बनता है, 2 मात्रा बनाते हैं। मात्रा काउंट करते समय जब हम छंद वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत जरूरी होता है, तो समझ लेंगे। छोटा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, इसकी मात्राएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। और अ, ई, उ, री इसकी मात्रा कितनी होती है, 1 होती है। याद रखेंगे साथी, क्योंकि मात्राओं काउंट करने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। व्यंजन की एक नोट बना के लिखेंगे, एक नोट बना के लिखेंगे, एक नोट बना के लिखेंगे साथियों। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है। मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, स्वरों की होती, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अब अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमारी अगली हेडिंग होने वाली है क्या, जिह्वा के आधार पर, नंबर 2, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है साथी, हमने पहले नंबर 1 पे पढ़ा मात्रा के आधार पर, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे स्वरों, मतलब जिह्वा के आधार पर। ठीक है, जिह्वा हमने देखा नंबर 2 पे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, नंबर 1 पे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने देखा था। अब जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें हमने बताया कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग अग्रस्वर, दूसरा भाग मध्य स्वर जिसे उदासीन भी कहते हैं, तीसरा भाग पश्च स्वर। अग्रस्वर जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चरित होता है, मध्य स्वर जीभ के मध्य हिस्से से उच्चरित होता है, पश्च स्वर जीभ के पिछले हिस्से से उच्चरित होता है। अग्रस्वर की संख्या 4 है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। उसके मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर आते हैं जिसमें अ आता है। पश्च स्वर में 5 व्यंजन है, कुल टोटल 5 स्वर हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है साथी, अभी हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अब अगले पेज में एक नोट बनाएंगे और लिखेंगे क्या, अगले पेज में एक नोट बनाएंगे साथी, क्या लिखेंगे नोट में, नोट, नोट में लिखेंगे जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो, जिह्वा, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण हो तो, वर्गीकरण, वर्गीकरण हो तो री को शामिल नहीं किया जाता, री को शामिल, री को शामिल नहीं किया जाता।
री को शामिल नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? री को शामिल नहीं, क्योंकि आइए देखते हैं क्यों नहीं शामिल किया जाता। कोई तो रीज़न होगी। हमने लिखा री, र प्लस ई, र प्लस ई, क्योंकि इसमें र क्या है? एक व्यंजन है। र क्या है? क्या है? एक व्यंजन है, और जो कि व्यंजन है तो वो जीवा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है साथी, एक नोट और लिखेंगे इसमें। क्या? एक नोट, ये नोट नंबर 1 है, इसी में नोट नंबर 2 लिखेंगे। नोट नंबर 2, उच्चारण के आधार पर अगर स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। याद रखेंगे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसकी कुल संख्या 10 होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। याद रखेंगे साथियों। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग होने वाली है। अगली हेडिंग क्या होने वाली है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्ग। नंबर 3 पे हेडिंग बनाएंगे, मुख खुलने, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अभी हम स्वरों की बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है साथी। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम आज देखेंगे। इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है विवृत स्वर। विवृत, विवृत स्वर, विवृत स्वर। ठीक है। नंबर 2 पे आता है अर्धविवृत, अर्धविवृत। नंबर 2 पे अर्धविवृत स्वर। नंबर 3 पे आता है समृत स्वर, समृत, समृत स्वर। नंबर 4 पे आता है अर्ध स्वर। क्या आता है? अर्ध स्वर। ठीक है, हमने कहा नंबर 3 हेडिंग बनाएंगे मुख खुलने के आधार पर। हमने क्या कहा? नंबर 3 हेडिंग बनाएंगे मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमने इसमें देखा नंबर 1 पे इसे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है विवृत स्वर, नंबर 2 पे अर्ध विवृत स्वर, नंबर 3 समृत स्वर, नंबर 4 अर्ध स्वर। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब देखेंगे, अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे विवृत स्वर क्या होता है। विवृत स्वर, विवृत स्वर में मुख क्या होता है? पूरा खुला होता है। इसमें मुख, मुख पूरा खुला, पूरा खुला होता है। जैसे मैंने बोला आ, इसमें क्या आएगा? आ। विपरीत में केवल एक ही आएगा, एक ही स्वर। इसमें क्या होगा? अर्ध विपरीत में, अर्ध की मतलब मुख आधा खुला होगा, मुख आधा खुला। उसमें पूरा था, इसमें आधा था। इसमें क्या आ जाएगा? अ, ए, औ। क्या आएगा? अ, ए और औ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? समृद्ध स्वर की बात कर लेते हैं। इसमें मुख लगभग बंद। मुख क्या होगा? मुख क्या होगा? इसमें लगभग बंद होगा। लगभग, मुख लगभग बंद सा, पूरा बंद नहीं होगा, लगभग बंद होगा। इसमें क्या आ जाएगा? ई, ई। आप खुद बोल के ट्राई कीजिएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, और अर्ध समृत में मुख आधा बंद। इसमें लगभग बंद होगा, और जो लगभग हुआ वही आधा। मुख, मुख आधा बंद, आधा बंद। इसमें क्या आ जाएगा? ए और ओ। क्या आ जाएगा? ए और ओ। हमने यहाँ पे एक हेडिंग थोड़ा सा संशोधन करेंगे। अर्ध समृत स्वर होगा। क्या होगा? ये अर्ध समृत स्वर हमने यहाँ पे लिख दिया है। नंबर 4 हेडिंग बना के एक बारी फिर से लिख लेंगे। नंबर 4 हेडिंग बना के अर्ध समृत स्वर। ठीक है,
अर्ध समृद्ध स्वर हम थोड़ा सा देखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है साथी, मज़ा आया ना? हमने देखा अभी तक, एक बार जो देखा हमने फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या क्या देखा है। हमने पढ़ा है व्यंजन के बारे में, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, व्यंजन को आधा कैसे लिखते हैं, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, जिसमें व्यंजन कुल 33 होते हैं। इन 33 व्यंजन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, 2, 9 और 22। 2 ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई पार करते हैं, क और फ। इनको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई जो पार करते हैं वो लाइन को हम हटा देंगे, ऐसे इसको आधा लिखेंगे। और 9 ऐसे व्यंजन जो लोटनिक हैं, जो या तो घुमावदार है, लोटनिक या घुमावदार कह सकते हैं, जैसे हो गए ड, छ, ट, ठ, ड, र, है। इनको आधा लिखने के लिए डैश लगा देंगे, जो नीचे हलंत लगा देंगे, इनको आधा लिखेंगे। और 22 ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई पार नहीं करते हैं, जो खड़ी पाई पार नहीं करते हैं, ठीक है साथी, उनको कैसे आधा लिखेंगे, अगले पेज पे। 22 ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई पार नहीं करते हैं, उनको आधा लिखने के लिए केवल खड़ी पाई क्या करते हैं, हटा देते हैं। इन व्यंजन को आधा लिखने के लिए खड़ी पाई केवल हटा देते हैं। जैसे हमने लिखा एक शब्द है ख्याल, ख्याल में ख्या ऐसे लिखेंगे, केवल खड़ी पाई हटा दें, ठीक है। इसके बाद हमने देखा अगली हेडिंग हमारी थी स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में हमने देखा कि नंबर 1 पे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, जिसे लघु या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका दर्शन चिन्ह ये है। इसके कुल वर्ण कितने होते हैं, 4, अ, ई, उ और ऋ। नंबर 2 पे है दीर्घ स्वर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण का नंबर 2 है दीर्घ स्वर, जिसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इससे कुल 7 व्यंजन, इसका दर्शन चिन्ह है ऐसे। इसमें कुल व्यंजन 7 हैं, अ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से कुछ अधिक मात्रा यानी तिगुना समय लगता है, जैसे हमने कहा राम, ओम, जैसे संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हमने नोट की एक बात करी। नोट में हमने लिखा कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ किसकी होती है, स्वरों की होती है। मात्रा सिर्फ किसकी होती है, स्वरों की होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात किया कि जिह्वा के आधार पर नंबर 2 हेडिंग बनाया था हमने कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे अग्रस्वर, नंबर 2 पे मध्य स्वर, नंबर 3 पे पश्च स्वर। अग्रस्वर जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चरित होता है। इसमें 4 वर्ण आते हैं, ई, ए, ऐ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। मध्य स्वर जिसे उदासीन भी कहते हैं, जीभ के अगले हिस्से से उच्चरित होता है। इसमें केवल 1 वर्ण आता है, अ। पश्च स्वर जीभ के पिछले हिस्से से उच्चरित होता है। इसमें कुल 5 स्वर आते हैं, बड़ा आ, उ, ओ, औ, ठीक है साथी, हमने यहाँ तक अभी देखा। इसके बाद हमने देखा एक नोट में कि जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण होता है तो री को शामिल नहीं किया जाता है। जिह्वा के आधार पर अगर वर्गीकरण होगा तो री को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि री में एक व्यंजन की ध्वनि आती है। इसके बाद हमने देखा उच्चारण के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण की कुल संख्या। उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 10 होती है। स्वरों की कितनी संख्या होती है, 10 होती है। इसके बाद हमने नंबर 3 पे मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा हमने। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे विपरीत स्वर, इसमें मुख पूरा खुला होता है और इसमें आ स्वर आता है। अर्ध विपरीत स्वर जिसमें मुख आधा खुला होता है, इसमें अ, ऐ और औ आता है। समृद्ध स्वर मुख लगभग बंद होता है, इसमें ई, बड़े ई, उ, बड़ा उ। फिर चौथे नंबर पर आता है अर्ध समृद्ध स्वर, मुख आधा बंद होता है, इसमें ए और औ आता है, ठीक साथी, हमने यहाँ तक अभी देखा। हमारी अगली हेडिंग होगी कल, जो हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, जाति विभाजन। जाति विभाजन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे साथी, जो कि हमारी कल की हेडिंग रहेगी। नंबर 4 पे हमारी हेडिंग आएगी जातीय विभाजन। जाति विभाजन तो स्वरों का होगा, ठीक है साथी। इसको हम कल पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना साथियों। आज वर्णमाला की हमारी दूसरी क्लास थी। सभी को शेयर करना, इसकी प्लेलिस्ट मैं और बना दूंगा, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी डे वाइज। और कल पढ़ेंगे जाति विभाजन। इसके लिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।